नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सुनिए वित्त मंत्री जी। फिलहाल आपको इसी बीच आपको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट कर दें। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो चुका है और इसी के साथ ही ये जानकारी सामने आ रही है कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे और इसके साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर ये इकोनॉमिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। और फिलहाल आपको बता दें, बजट से एक दिन पहले आज संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की गई है। समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान जताया गया है। अगले वित्त वर्ष के बारे में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के बढ़ने की दर कुछ कम होकर 8 से लेकर 8.5% के बीच रह सकती है। हालांकि आपको सरल शब्दों में समझाएं तो आर्थिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का लेखा जोखा होता है। सरकार इस दस्तावेज के जरिए यह बताती है कि देश की इकोनॉमी किस स्थिति में है, सरकार की योजनाएं कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, पूरे वित्त वर्ष विकास का क्या ट्रेंड रहा, किस क्षेत्र में कितना निवेश हुआ है, योजनाओं को किस तरह से अमल में लाया गया है। तो इसमें सरकार की नीतियों की जानकारी भी होती है। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा में निगाहें मुख्य तौर पर जिन विषयों पर होती है उनमें से एक है कि अगले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, उसका अनुमान क्या है, ये इससे पता लगता है। तो फिलहाल जानकारी यहां पर यह आ रही है कि आर्थिक समीक्षा में यह पता लगा है कि चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान जताया गया है। और अगले वित्त वर्ष के बारे में कहा गया कि अर्थव्यवस्था के बढ़ने की दर कुछ कम होकर 8 से लेकर 8.5% तक रह सकती है। तो इसके साथ साथ आपको बता दें, बजट सत्र का आगाज होने से पहले, इकोनॉमिक सर्वे पेश होने से पहले बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया था और क्या कुछ कहा था ये भी आपको सुनवाते हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजट सत्र का आगाज होता उससे पहले प्रधानमंत्री ने हर बार की तरह संबोधित किया और यह बताया कि देश नई ऊंचाइयों के साथ नए साल में आगे बढ़ेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसके साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी संयुक्त सत्र को संबोधित किया। फिलहाल आपको बता दें, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। हमारे साथ अनिल गोयल जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य मलिक, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए और जुड़ने के लिए। अनिल गोयल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। फिलहाल किस तरीके से आप सारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं अपने स्तर पर? कल बजट पेश होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का फोकस फिलहाल तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, इस कोविड काल को देखते हुए किन किन सेक्टर पर रहने वाला है? चूंकि लोग
अपने स्तर पर बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। यश जी, सही मायनों में पिछले 2-3 साल से जो कोविड का मामला रहा है, तो निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि जो हमारा इसका हेल्थ का जो मामला है, हेल्थ में सरकार का पूरी तरीके से ध्यान है कि आगे भी महामारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए हेल्थ में जितना अधिक से अधिक हम करें, हमारा देश स्वस्थ होगा तो निश्चित तौर पर हम सब स्वस्थ होंगे, और देश स्वस्थ होगा तो देश आगे भी बढ़ेगा। तो हेल्थ पर हमारा विशेष करके ध्यान दिया गया है। और वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से भारत ने 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाई है, इससे पहले कभी भी हिंदुस्तान के अंदर महामारी होती थी तो वैक्सीन हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी, और कई साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें वैक्सीन मिलती थी। और ये हमारे भारत देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने 1 साल के अंतर्गत वैक्सीन बना करके और विश्व को भी वैक्सीन मदद पहुंचवाई है, और 150 करोड़ से अधिक लोगों को जो वैक्सीन की डोज दी गई है। तो निश्चित तौर पर स्वस्थ भारत, उभरता हुआ भारत कहलाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखा गया है। और आपने एक बात भी देखी होगी इस सारे कार्यकाल में कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, इसलिए सरकार ने पूरी तरीके से राशन को बराबर बांट करके, फ्री राशन बांट करके इसकी चिंता करी है। ठीक है। और एक और आपने विशेष कर रखा है छोटे किसानों को, यानी छोटे किसान जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी सरकार मदद करके आगे बढ़ाना चाहती है, और उनकी तरक्की में देश की तरक्की देख रही है। ठीक है। आदित्य मलिक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य मलिक जी, आप अर्थशास्त्री हैं और इसके साथ साथ आज इकोनॉमिक सर्वे भी पेश हुआ है, जो अपने आप में किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में 8 से लेकर 8.5% तक का ग्रोथ का अनुमान है। लेकिन आप अपने स्तर पर किस तरीके से आकलन कर रहे हैं, और जो बजट है वो बजट किस तरह का होना चाहिए फिलहाल सारी सिचुएशन को देखते हुए, चूंकि हमें एक बूस्टर डोज की भी जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था को बूस्टर मिल सके। आदित्य मलिक जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है कि आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनके पास जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि ये जो तकनीकी खामी आ रही है उसको दुरुस्त करें। हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, अमित नेहरा जी। अमित नेहरा जी, फिलहाल अपने स्तर पर आप क्या आकलन कर रहे हैं? इकोनॉमिक सर्वे जारी हो चुका है, इसमें बताया गया कि अगला फाइनेंशियल ईयर जिसमें ग्रोथ रेट 8 से लेकर 8.5% तक रह सकती है, लेकिन देश के सामने इस समय चुनौतियां क्या है और बजट से आम आदमी क्या उम्मीदें लगाए? क्या बदलना चाहिए, क्या छूट होनी चाहिए, क्या रियायत मिलनी चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए? सबसे पहले तो जो इकोनॉमिक सर्वे आया है जिसमें जो विकास की दर 8 से 8.5% रहने की बात कही गई है अगले साल, तो एक बहुत अच्छी विकास दर है ये। अगर देखा जाए ना किसी भी देश के लिए, तो ये बड़ी शानदार विकास दर है। तो इसका फायदा उठाना चाहिए देश को, लोगों को भी, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बजट से क्या उम्मीदें हैं। बजट से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। पहली उम्मीद तो ये है कि सभी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, सबकी जो आय है वो बढ़े, और जो कोविड के कारण पिछले 2 साल से अस्त व्यस्त हो चुका है देश, और देश तो क्या पूरे संसार की अर्थव्यवस्था को हिला के रखा है इसने, कोविड ने, तो वो पटरी पे आए। दूसरी बात ये है, एक और है, आप देखिए इसमें मुझे लगता है कि बजट एक रस्म अदायगी भर हो गया है। देखिए सरकार अपने हिसाब से करती है जो भी करती है। आपने देखा होगा पिछले काफी टाइम से रोजाना पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, डीजल के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे इलेक्शन आए वो दाम बढ़ने बंद हो गए। जब दाम बढ़ रहे थे तो सरकार कहती थी कि हमारे वश में नहीं है, क्योंकि पेट्रोल कंपनियां जो हैं, पेट्रोलियम जो कंपनियां वो उनके हाथ में सौंप दिया है। लेकिन क्या वो दाम पेट्रोलियम कंपनियों के हाथ में नहीं है? नहीं, वजह साफ है, पूरे देश को दिख रहा है कि चुनाव के कारण ये रोके गए हैं। तो एक सरकार ये तसल्ली दे पूरे देश को कि भाई चुनाव के बाद, जो 5 राज्यों में चुनाव है, इसके बाद इसी तरह रहेगा माहौल, तो थोड़ी तसल्ली मिलती है। नहीं तो क्या होगा कि एकदम रॉकेट की तरह दौड़ेंगे ये दाम। तो बजट में ये भी प्रावधान होना चाहिए कि इस तरह की चीजें ना हो। या तो सरकार एक स्टैंड ले, भाई इस तरह रोके ना।
दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि रेल बजट को बंद कर दिया है जी पिछले कुछ साल पहले, लेकिन होना ये चाहिए कि 2-3 बजट अलग अलग पेश होने चाहिए जिसपे चर्चा होनी चाहिए। रेल बजट उसमें बड़ा है, और दूसरा जो मैं समझता हूं कि जो रक्षा बजट है हमारा, तो उस पर भी एक पूरा अलग से बजट पेश किया जाना चाहिए कि हमने क्या खरीदा, क्या उनका उपयोग हुआ, ताकि जनता को पता चल सके कि हमारी डिफेंस में क्या कमी है, कहाँ क्या दिक्कतें हैं, कितना उस पर खर्च हो रहा है। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए दिल्ली के लिए। ये कम्युनिटी एक साथ इकट्ठा कर दिया तो उसमें क्या होगा कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से एक तरह से बच गई है सारी चीजें, क्योंकि काफी सारे जो संस्थान है उनकी माली हालत ठीक नहीं है। जैसे एयर इंडिया भी किया है, रेलवे की भी कह रहे हैं कि निजीकरण काफी हो रहा है इसका। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सार्वजनिक जो सेवाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1.5 साल में पूरे देश ने देखा कि किसान आंदोलन पूरे जोरों पे था और सरकार बैकफुट पे आई। तो सरकार ने पहली बात तो ये था कि कानून वापस लिए सरकार ने। दूसरी बात ये थी कि एमएसपी पे एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था किसान नेताओं को, लेकिन वो एमएसपी पे कोई कमेटी नहीं बन पाई। इस बजट में ये भी सरकार को बताना चाहिए कि वो एमएसपी पे क्या करेगी, सरकार का स्टैंड क्या रहेगा, क्या किसानों को एमएसपी मिल पाएगी, मिलेगी तो कैसे मिलेगी, और क्या उसमें बजट में प्रावधान रखा जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पे चर्चा होना जरूरी है। अगर आकलन करें तो आपको लग रहा है कि इसमें किसानों को लुभाने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव भी है और किसान हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहे हैं सभी राजनीतिक दलों के लिए, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं परेशानी भी खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर यूपी में। तो किसानों पर आपको लगता है कि फोकस रहेगा, अच्छा बजट पेश हो जाएगा कृषि क्षेत्र के लिए? बिल्कुल विकास, देखिए जो पिछला 1.5 साल गुजरा है पूरे देश का, तो उसमें रोजाना किसान ही चाह रहे हैं। अगर आप समाचार पत्रों को देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें, सोशल मीडिया को देखें, तो एक केंद्र बिंदु बन के उभरे हैं। और सब ये सोच रहे थे कि शायद ये कृषि कानून वापस ना हो, लेकिन जो विरोध हुआ सरकार के जो कानून थे उनका, तो सरकार बैकफुट पे तो निश्चित तौर पे खड़ी है अब। और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जो खास जो कृषि का एक इलाका है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा विरोध है इस बात का। और वो बार बार जो भी सरकार के पक्ष के जो जा रहे हैं, जो बीजेपी के नेता जा रहे हैं खासकर, तो उनसे पूछा जा रहा है कि आप एमएसपी कब दोगे। बहुत सारी चीजें हैं, बिजली की जो दरें हैं वहां पे ठीक है, उत्तर प्रदेश में गन्ना जो उत्पादक हैं उनके जो पैसे बकाया है मिलों की तरफ, तो ये निश्चित तौर पे असर डालेगा 5 राज्यों के चुनाव में। तो इस पे तो फोकस रहेगा, लेकिन सरकार कितना कन्विंस कर पाती है देखने की बात रहेगी। ठीक है अमित मेहरा जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ लगातार आदित्य मलिक भी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आदित्य मलिक जी, फिस्कल डेफिसिट का मुद्दा इस बजट में कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, और सरकार के सामने फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना और बैलेंस रखकर चलना कितना जरूरी है? और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, चूंकि इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ है फाइनेंशियल ईयर के लिए, 8 से लेकर 8.5% तक का अनुमान लगाया गया है। विकास दर अच्छी है, इस बात का अनुमान लगाया, लेकिन हम कितना इसका फायदा उठा पा रहे हैं? देखिए, किसी भी सरकार के लिए एक कंट्री का जो बजट बनना बहुत ही अहम रहता है। जो इंक्रीज हुई है और जो कि आदित्य मलिक जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनिल गोयल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी, आपको लग रहा है कि फिस्कल डेफिसिट है वो सरकारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है और इसमें सबसे ज्यादा बैलेंस रखने की जरूरत होती है, तो भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर इस एस्पेक्ट को किस तरीके से बैलेंस करते हुए, इसको मेंटेन करते हुए चलेगी? इस बजट में क्या झलकी राजकोषीय घाटे को लेकर दिखेगी? यश जी, सही मायनों में हमारी सरकार हर पहलू पर माइक्रो लेवल पर नजर रखते हुए फैसले लेती है, और इस सरकार के फैसले लेने में हिंदुस्तान के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रईस हो, और चाहे कोई भी हो, सबकी चिंता करते हुए चीजों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और आपने एक बात देखी होगी कि 2014 से पहले
इस सरकार के मंत्री कहते थे कि हमारे पास तो इतना बजट नहीं है कि हम एक हवाई जहाज भी खरीद सकें, और इस सरकार ने सारे सिस्टम को करते हुए राफेल जैसे विमानों को खरीदा है। निश्चित तौर पर चाहे रक्षा का मामला हो, चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे देश की हेल्थ का मामला हो, चाहे देश के विकास का मामला हो, चाहे देश के किसानों का मामला हो, हर मामले में सरकार पूरी गंभीरता से एक एक चीज को ध्यान में लेकर के आगे बढ़ रही है। और बजट भी जो बना रही है, बजट का भी सरकार का ये कि पब्लिक के लिए बजट है। लेकिन अनिल गोयल जी, यहाँ पर महिलाएं और एक आम आदमी, उसकी जो बेसिक चीजें होती हैं, जो बुनियादी चीजें होती हैं, वो यही होती है, क्योंकि वो इन सब टर्मोलॉजी में फंसना नहीं चाहता कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ग्रोथ डेफिसिट क्या होता है। उसको तो बस ये चाहिए कि रसोई में जो सामान है वो सस्ता हो जाए, महंगाई दर पे सरकार कंट्रोल करे, सिलेंडर सस्ता हो जाए, दालें सस्ती हो जाए। ऐसा तो पिछली बार भी देखा नहीं गया था। यही जहां तक महिलाओं का और गैस का सवाल है, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने हर गरीब घर में गैस पहुंचे, उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने उसकी व्यवस्था भी करी है। और पिछली सरकारों को देखा जाए तो उस पर गैस पर ब्लैक होता था, मिलती नहीं थी। आज गैस का डाला आपके घर पर घंटी बजा करके आपको गैस उपलब्ध करा रहा है। और चाहे कोई भी विषय हो, आज बिजली हर गांव के अंदर बिजली पहुंच गई है। आज हर गांव में सड़क की व्यवस्था हो गई है। आप ये देखें 7 साल के अंदर सरकार ने जो काम करे हैं, चाहे वो शौचालय को लेकर के काम करे हों, यानी वो माइक्रो से नीचे से लेकर के ऊपर तक, चाहे देश चाहे विदेश चाहे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का मामला हो, ठीक है, तो किसी मामले सरकार ने किसी मामले में भी अपनी तरफ से इस विकट परिस्थिति में, कोरोना काल जैसी विकट परिस्थिति में पॉजिटिव सोचने का सरकार आगे बढ़ रही है। ठीक है अनिल गोयल जी, ठीक है। हमारे साथ आदित्य मलिक एक बार फिर से जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आदित्य मलिक जी, इकोनॉमिक सर्वे को लेकर आपका क्या अनुमान है अपने स्तर पर? 8 से लेकर 8.5% तक अनुमान जताया है ग्रोथ रेट का अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका अपना आकलन क्या कह रहा है? और इस बजट में क्या खास उम्मीदें हमें लगानी चाहिए, क्या कुछ बदलना चाहिए, क्या कुछ छूट मिलनी चाहिए? संक्षिप्त। जी बिल्कुल, देखिए जो हमारा अभी इकोनॉमिक सर्वे में आया है 8 से 8.5% का जो अनुमान लगाया है जी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारी सरकार के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर है उसको ठीक से एडजस्ट करना, कंसिडर करना। क्योंकि पैंडेमिक के बाद हमने देखा है कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो एसएमईज हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, वहाँ पे काफी ज्यादा जॉब्स लोगों की गई हैं। इसके अलावा हमारी सरकार को रिक्वायरमेंट है, जो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले बजट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ये है कि जो हाउसिंग सेक्टर है वहाँ पे हम चाहेंगे कि थोड़ी राहत मिले, इंटरेस्ट रेट होम्स के कम हो ताकि डिमांड क्रिएट हो होम्स की। एंड मोर ओवर जो इनकम टैक्स डिडक्शन थी हमारी होम लोन के रिगार्डिंग, हम चाहेंगे कि वो डिडक्शन इंक्रीज करे जाएं ताकि लोग जो है वो अपने घर खरीद पाएं, अफोर्डेबल हाउसेस खरीद पाएं। और बात करें, चूंकि हर सरकारों के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट का मुद्दा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहता है कि उसको मेंटेन बहुत अच्छे से करना चाहिए, बैलेंस रख के चलना चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट के बारे में सरकार को इस पर कितना ध्यान देना चाहिए इस बार, चूंकि पिछली बार भी ये सबसे बड़ा चैलेंज था और अनुमान से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट चल रहा है? जी देखिए, फिस्कल डेफिसिट इस बार भी चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि अभी सरकार को रिक्वायरमेंट है कि वो इन्वेस्टमेंट करे ताकि कंट्री की आउटपुट इंक्रीज हो, क्योंकि जब आउटपुट बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। तो फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट रहेगा, बट साथ ही साथ सरकार को ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारी कंट्री की आउटपुट है, जो एम्प्लॉयमेंट है, उस पर भी इसका इम्पैक्ट ना आए, कंट्री के इन्वेस्टमेंट पर भी इसका इम्पैक्ट ना आए। जी, लेकिन अगर खास तौर पर बात करें इस एस्पेक्ट को लेकर, चूंकि डिस इन्वेस्टमेंट को लेकर पिछले बजट में भी बताया गया था कि 1,75,000 करोड़ रुपए डिस इन्वेस्टमेंट के जरिए आएंगे, वो टारगेट तो पूरा हुआ नहीं है और इससे पहले भी टारगेट पूरा नहीं हुआ था। तो ऐसे में सरकार की मंशा फिलहाल आपको क्या दिखाई देती है, क्योंकि डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट तो पूरा ही नहीं हो पा रहा है? देखिए, डिस इन्वेस्टमेंट इस बार भी सरकार का एक मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि कई सेक्टर ऐसे हैं, कई अंडरटेकिंग ऐसी हैं जो अभी भी सरकार के लिए एक लायबिलिटी है, ना कि एसेट। तो डिस इन्वेस्टमेंट अभी भी सरकार का एक अहम मुद्दा रहेगा। हाँ, सरकार अब पुराने टारगेट अचीव नहीं कर पा रही क्योंकि डिस इन्वेस्टमेंट देखिए लंबा प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो पूरा टारगेट ऐसे अचीव करना मुश्किल रहता है। बट फिर भी सरकार ने काफी लॉस मेकिंग अंडरटेकिंग्स को सेल ऑफ करके थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये टारगेट अचीव करती हुई नजर आई है। ठीक है अमित नेहरा जी, फिलहाल फिस्कल डेफिसिट इस सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? और इसके साथ साथ मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं डिस इन्वेस्टमेंट का, जो सरकारों के लिए अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि मोदी सरकार जब से आई है लगातार ये देखा गया है कि फिस्कल डेफिसिट का मुद्दा हो चाहे डिस इन्वेस्टमेंट का मुद्दा हो, लोग समझ लेते हैं कि इन सारे सेक्टर को बेचा जा रहा है, गिरवी रखा जा रहा है,
लेकिन इस बजट में आपको लग रहा है कि दोबारा से डिसइन्वेस्टमेंट पर उतना ही फोकस रहेगा जितना कि पिछले साल रहा था? हालांकि 1,75,000 करोड़ का फोकस रखा था, लेकिन टारगेट पूरा नहीं हुआ है। यही तमाम प्रबुद्ध व्यक्ति और जो बुद्धिजीवी हैं वो तो यही आकलन अपने स्तर पर कर रहे हैं। बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा विकास आपने। दो सवाल हैं आपके बेसिकली। एक तो फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में आपको ये समझना होगा कि सबसे ज्यादा पैसा सरकार का जा कहाँ रहा है। यहाँ पे तमाम बुद्धिजीवी बैठे हैं, तो सबसे ज्यादा पैसा जाता है सरकार का, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार जो भी हो, जो कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्तों के ऊपर, ठीक है ना, उनका जो टीए डीए बनता है सारा, और 90% से ज्यादा खर्चा उन्हीं पे कर दिया जाता है। तो पहली बात तो ये समझनी होगी हमें कि कम से कम कर्मचारियों में ज्यादा से ज्यादा गवर्नेंस देनी पड़ेगी सरकार को, ठीक है ना। हमें फौज नहीं खड़ी करनी बिना बात की। कंप्यूटराइजेशन है, ठीक है ना, ई गवर्नेंस है, तो उससे क्या होगा कि कर्मचारी कम से कम रखने पड़ेंगे और मैक्सिमम गवर्नेंस हो पाएगी। आप मेरी बात समझिए भाई, जब आप 90% के आसपास अपना खर्चा सारा इस पे एम्प्लॉइज पे कर देते हो, तो आपके पास बचता क्या है बाकी विकास के लिए? तो वो देखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है, एक चैलेंज है सरकार के सामने कि आप कर्मचारी कम रखें और गवर्नेंस ज्यादा से ज्यादा दें। उसके लिए आपको उपाय खोजने पड़ेंगे। दूसरी बात आपने विनिवेश की डिसइन्वेस्टमेंट की। तो देखिए, सरकार का लक्ष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा लें, कहीं से लें, लेकिन उसमें आपने ये कहा कि जो बीमार जो इकाइयां हैं उनको बेच के पैसा इकट्ठा करना, ये कोई स्थायी समाधान नहीं है फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए या आय का साधन बनाने के लिए, ठीक है ना। आपको वो जो भी बीमार उपक्रम है उनको प्रोफेशनली तरीके से चलाना होगा, किसी भी तरह चलाना होगा। एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि जो बिजली विद्युत प्रसारण निगम जो है हरियाणा में, वो घाटे में चल रहे थे काफी साल से, लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसर लगाए गए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया उसको कि पिछले मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से वो प्रॉफिट में आ गया, वो निगम बिजली वाला जो महकमा है हरियाणा का। तो इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी सरकार को। भाई आप उनको बेचो मत, कोई जो एसेट है वो एक ही दिन में नहीं खड़े होते। अरबों खरबों रुपए की तो उनके पास जमीनें हैं, जायदादें हैं, ठीक है ना, बहुत सारे उपक्रम हैं। अच्छा, एक आपको अगर ध्यान हो, पीछे IEC एक कंपनी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थी, जो रक्षा उत्पादन से संबंधित थी, उसके पास बहुत सारे ऑर्डर भी थे, लेकिन सरकार ने उसको औने पौने दामों में बेच दिया बीमार उपक्रम का। हालांकि बीमार ही नहीं थी, वो मेरे ख्याल से 200 करोड़ के आसपास में बेच दी गई, लेकिन उसकी एसेट हजारों करोड़ में थी। लेकिन जब उसकी मीडिया में खबरें छपी, विपक्षी दलों ने आरोप लगाए, तो उसको चुपचाप उस बोली को निरस्त कर दिया। तो इस तरह की चीजें हैं जो चोर रास्तों से जो गड़बड़ होती है वो बंद करनी पड़ेगी। सरकार को पवित्र दिखना ही पड़ेगा, पवित्र काम करने भी पड़ेंगे। जी विकास। ठीक है अमित नेहरा जी, हमारे साथ लगातार अनिल गोयल भी जुड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी, हर बार बजट पेश किया जाता है और एक देश का विकास को लेकर खाका जो होता है वो पेश करने की कोशिश की जाती है, और इसके साथ साथ एक बात का जिक्र भी लगातार होता है कि हम रोजगार भी देने का काम करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके साथ साथ रोजगार, इन सब चीजों में लगता है कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है। हम बजट में देखते हैं कि बजट 35 लाख करोड़ का जारी हो गया, 34 लाख करोड़ का जारी हो गया। फिर हम इसके साथ साथ एक और चीज जोड़ देते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट, पैसा आएगा और वही पैसा हम अपनी अर्थव्यवस्था में लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। CMI की रिपोर्ट सामने आई कि 4.5 से लेकर 5 करोड़ तक बेरोजगार देश में हो गए हैं, और उसमें से भी 1.5 करोड़ ऐसे युवा हैं, युवतियां हैं जिन्होंने ये सोचना ही छोड़ दिया है कि हमें तो नौकरी चाहिए ही नहीं। तो बजट का महज यही रस्म अदायगी बनकर रह गई है क्या? ये ऐसा नहीं है, और सरकार गंभीरता से सब विषय पर सोच रही है। आपने एक बात देखा होगा कि आज हम रक्षा सौदे में भी निर्यातक बन गए हैं। कल तक हम आयात करते थे, आज ब्रह्मोस तक के तोप हम अगर सप्लाई कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान उद्योग धंधों के अंदर भी, रक्षा सामग्री के अंदर भी जितना अधिक हम बनाएंगे और निर्यात करेंगे, तो हमारे नवयुवकों को रोजगार मिलेगा।
और सरकार ने पूरी तरीके से लोग रोजगार करें, बिजनेस करें, इस तरीके छोटे लोन दे करके और उनको अपना व्यवसाय करने के लिए भी सरकार बराबर प्रेरित कर रही है। सरकार को सब पक्ष देखने होते हैं। एक पक्ष जो अभी इससे पहले अपने वक्ता कह रहे थे कि भाई इतनी अधिक सैलरी ना हो कि हम सैलरी ही देते रहे, सरकार का विकास का काम रुक जाए। हमें रोजगार भी देना है, देश का विकास भी करना है और लोगों को अपने पैरों पर खड़ा भी करना है। और जो चीज हम आयात करते थे आज उन चीजों को निर्यात कर रहे हैं। आप ये देखें कि देश का चौतरफा चारों तरफ क्या क्या हम देश के हित में कर सकते हैं, ये सरकार बराबर कर रही है। जिस सरकार जो देश पहले एक सुई भी आयात करता था, यानी रक्षा सौदों को निर्यात की सोच भी नहीं सकता था, आज वहां पर निर्यात कर रहे हैं। और जब फैक्ट्री लगेंगे, निर्यात होंगे, नहीं, तो युवाओं को रोजगार देना तो है, लक्ष्य है, प्राथमिकता है, लेकिन क्या प्राथमिकता के आधार पर युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। CMI की रिपोर्ट सामने आई, क्या इसको आप झूठा मानते हैं? क्या इसमें आप सच्चाई नहीं देखते? यस जी, रिपोर्ट अपनी जगह पर है, लेकिन सरकार का प्रयास तो साफ दिखाई दे रहा है। सरकार ने लोगों को लोन दे करके खुद रोजगार खड़े करें, यहाँ तक भी सरकार पूरी तरीके से उनको लोन दे रही है और उनको अपने व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उनको जगह जगह ट्रेनिंग दे रही है कि आप ट्रेनिंग लो और अपने व्यवसाय करो। और इसी तरीके से निर्यात जितना अधिक देश करेगा उतना अधिक हमारे यहाँ पर रोजगार उपलब्ध होंगे। रोजगार उपलब्ध कराना, लोगों को रोजगार कराना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन सरकार उस प्राथमिकता के साथ ही पूरी तरीके से काम कर रही है। और हमें चिंता है कि हमारे यहाँ का एक भी नवयुवक जो है बेरोजगार ना रहे। जी, लेकिन केंद्र के स्तर पर देखें तो कई पद रिक्त हैं हर विभाग में, और प्रदेश के संदर्भ में देखें तो हर विभाग पर तकरीबन औसतन एक आंकड़ा सामने आया कि 10,000 तक ये पद रिक्त हैं। तो सरकार अपने स्तर पर रोजगार क्यों नहीं दे पा रही? अगर परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी की जाती है तो वो लीक हो जाते हैं। देखो यश जी, एक बात बताएं, जो सिस्टम पुराना चल रहा है, मुझे आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जिस पुराने सिस्टम में के को जिस तरीके से उसी सिस्टम को सुधार करते हुए सरकार हर पहलू पर ध्यान करते हुए सारे सिस्टम को ठीक कर रही है, सारे सिस्टम को सुधार कर रही है। पेपर लीक का जो आपने बात कही है, इससे पहले भी बहुत अधिक पेपर लीक होते थे, लेकिन इस बार आप ये देखें पेपर लीक पर भी पूरी तरीके से अंकुश लगा है और पूरी तरीके से सरकार इस बात पर भी कटिबद्ध है कि जो पारदर्शिता, सरकार पूरी तरीके से पारदर्शिता ला रही है। नौकरी देने के मामले में पहले बहुत अधिक रिश्वतें होती थी, आज सारी चीज में बहुत जगह पर इंटरव्यू नहीं होंगे, बहुत जगह पर मेरिट के आधार पर हम लोगों को नौकरी देंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम सरकार की तरफ से मदद भी है, पहले कहते थे 1 रुपया मदद को मिलता था, 15 पैसे पहुंचते थे, राजीव गांधी कहते हैं, या आज हम ये बात कहते हैं हम 1 रुपया अगर देते तो 1 का 1 रुपया हम उस व्यक्ति को भेजते हैं जिसको में देना होता है, 1 नए पैसे का बीच में से हम नहीं होने दे रहे हैं। तो आप ये देखें सरकार हर तरफ पर, हर एंगल पर इस बात को देख रही है कहां से भी लीकेज, जितनी लीकेज है वो लीकेज बंद हो और सीधा हमारे भारतवासियों को जो उनको आवश्यकता है उनको सरकार की तरफ से मदद पहुंचे और सरकार का एक एक पैसे का उपयोग हो, दुरुपयोग कोई ना हो। ठीक है आदित्य मलिक जी, क्या हम ऐसा बजट कई सालों से पेश कर पा रहे हैं जिसमें युवाओं को रोजगार देने का विजन दिखता हो और युवाओं को रोजगार मिल रहा हो? एक तरफ सरकार इसको प्राथमिकता बताती है, लेकिन दूसरी तरफ एक CMI का डाटा सामने आता है, उसमें पता लगता है कि 5 करोड़ से ज्यादा युवा युवतियां बेरोजगार हो गई, जिसमें 90 लाख से ज्यादा महिलाएं बेरोजगार हैं और 1.5 लाख ऐसे युवा और युवतियां हैं जिन्होंने नौकरी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। जैसे हर साल सरकार बजट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नजरिए को जरूर देखती है और उस पर काफी अहम कदम भी लेती है। और जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि हमारे सिस्टम में बहुत सारी लीकेजेस हैं, तो उन लीकेजेस को करेक्ट करने के लिए टाइम जरूर लगता है। हाँ, रोजगार क्रिएट करना आज भी सरकार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले रहा है, और सरकार आने वाले बजट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे और ज्यादा कड़े कदम उठा रही है, उठाती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पे मेरा एक सुझाव पर्सनली आता है कि जैसे MG नरेगा रूरल एरियाज के लिए है, अगर सरकार ऐसी सिमिलर स्कीम अर्बन एरियाज के लिए भी निकाल दे तो एम्प्लॉयमेंट पे इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी, और इसके इतर एक एस्पेक्ट को लेकर मैं आपसे सवाल पूछूं, चूंकि जो कई मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो इस बार खास तौर पर ये डिमांड कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब में जो दायरा है 5 लाख तक का, उसे बढ़ाकर 5.5 लाख कर देना चाहिए या फिर 10 लाख तक कर देना चाहिए कि छूट मिले, और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 तक कर देना चाहिए।
इस बात से आप कितना सहमत है कि बूस्टर डोज मिल पाएगा अर्थव्यवस्था को, या सरकार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है ये एस्पेक्ट? देखिए, इस टाइम पे रिक्वायरमेंट हमें ये भी है कि जो हमारी मीडियम फैमिलीज हैं, मिड इनकम लेवल ग्रुप्स हैं, उनका हम इनकम लेवल भी कंसिडर करें, ताकि उनके टैक्स रेट की वजह से उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम ना हो जाए। तो यहाँ पे जो मिडिल इनकम ग्रुप चाहता है कि हमारा जो टैक्स स्लैब है वो बढ़े और स्टैंडर्ड डिडक्शंस बढ़े, ये उनकी मांग बिल्कुल लाजमी है। देखिए, पर मैं यहाँ आपको बता दूं कि टैक्स स्लैब में इतनी ज्यादा चेंज की हमें उम्मीद ना होते हुए हमें ये उम्मीद है कि सरकार 80C की जो रिडक्शन है, जो इन्वेस्टमेंट की रिडक्शन है, उसको इंक्रीज कर सकती है, या फिर सैलरी क्लास को जो 50,000 की रिडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकती है। टैक्स स्लैब में मुझे पर्सनली इतनी उम्मीद नहीं है चेंज होने की। ठीक है, हमारे साथ लगातार अमित नेहरा भी जुड़े हुए हैं। अमित नेहरा जी, चूंकि एक पहलू का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, ये सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ने से पहले पीछे का ख्याल भी रखना चाहिए कि हमारे जो पीछे जो बजट जारी किया था केंद्र सरकार ने, तो उसका आकलन क्या निकल कर सामने आता है। यहाँ पर फिर पता लगा, चाहे खेल बजट की बात हो, हेल्थ रिसर्च की बात हो, संस्कृति मंत्रालय की बात हो, पोषण से जुड़ी योजना की बात हो, यहाँ पर जो सरकार ने बजट आवंटित किया था उसे और घटा दिया था अनुमान के हिसाब से। मसलन आप ये समझिए कि 2020 का खेल बजट था 2,827 करोड़ रुपए, फिर बजट घटा दिया गया 1,878 तक कर दिया गया। फिर 2021 में जब बजट जारी हुआ तो 2,596 करोड़ रुपए का हो गया, लेकिन मूल बजट की तुलना में करीब 230 करोड़ रुपए बजट कम हो गया। इसी हिसाब से आप हेल्थ रिसर्च पे देखें कि हम हेल्थ रिसर्च पर कितना फोकस करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं, और खास तौर पर कोविड काल में भी। 2020-21 का बजट जारी हुआ हेल्थ रिसर्च को लेकर 4,062 करोड़ रुपए, फिर 21-22 में 2,663 करोड़ रुपए जारी हुआ, यानी कि 34% की इसमें कमी आ गई पहले की तुलना में। और जीडीपी का 1.6% हम हेल्थ केयर सेक्टर पर खर्च करते हैं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है इस कोविड काल में, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पर फोकस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यस, माफी चाहूंगा, मैं आपको बार बार विकास बोल रहा था, क्योंकि मेरे को आपकी तस्वीर सामने नहीं, मेरे को विकास सुनाई दिया था, शुरू में नाम बताया था, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो आवंटित किया गया है सेक्टर्स को बजट, उसके बारे में इसमें हमें समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा, यहाँ बैठे जितने भी प्रबुद्ध जन हैं उनको समझना पड़ेगा, दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि बजट का एक खेल क्या है। ये एक बड़ा अटपटा सा मामला है जो प्रैक्टिकल अगर इसको देखें, अगर सिस्टम में जाके देखें, क्योंकि मैं सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, रिपोर्टिंग से जुड़ा। अमित नेहरा जी, आप अपनी बात जरूर कंप्लीट कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जन अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखना है, और जनता क्या सोचती है, और खास तौर पर किसान वर्ग क्या सोचता है इस बजट को लेकर, उनकी उम्मीदें क्या हैं, ये भी सुनवा देते हैं, फिर इस पहलू को लेकर भी चर्चा हम करेंगे। उम्मीदें लगाए बैठे, चाहे औद्योगिक की बात करें, चाहे व्यापारी की बात करें, चाहे किसानों की बात करें। आज हमारे साथ कुछ किसान बने, उनसे जानते हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर। क्या नाम है सर? लक्ष्मण तनवर। लक्ष्मण जी, क्या उम्मीदें हैं आपको बजट को लेकर? बजट को लेकर सरकार से उम्मीदें हैं कि कृषि को अधिक से बढ़ावा देने के लिए बजट में स्पेशल एक ग्रांट का जो है वो होना चाहिए कृषि के लिए, और किसानों की जो पीछे दिक्कतें रही हैं एमएसपी को लेकर, उसके लिए स्पेशल इंतजाम होने चाहिए। कृषि यंत्रों को भारी सब्सिडी देनी चाहिए, और कृषि के जो उपयोग में बीज है या फिर दवाइयाँ हैं उनको सब्सिडी के तहत देना चाहिए। और जितने भी कृषि के लिए जो भी किसान हैं उनके लिए बीमा है, फसल बीमा है, उनको कम से कम उसमें, जिससे कि हर एक किसान को उपयोग में बढ़ावा देना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? नाम वीर सिंह है जी। क्या उम्मीद है आपकी बजट को लेकर? बजट को तो ये अपना सही, ये जो हमारे कृषि के ये इन पे सब्सिडी ज़्यादा मिलनी चाहिए। खाद महंगो, कुछ खाद सस्ता करना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, वहाँ पे कुछ सरकार सोचना चाहिए। युवा ने कुछ नौकरी देनी चाहिए, ये काम करने चाहिए। लोन की बात करें तो लोन मिलना चाहिए कम, इस पे महंगो मिले, उसे कुछ सस्ता डाउन रेट मिलना चाहिए। अच्छा, यही उम्मीद? हाँ, यही उम्मीद है। क्या नाम था? जमील है। जमील जी, क्या उम्मीद है आपकी बजट को लेकर? 1 फरवरी की बजट आ रहा है। बजट को ये है जी, किसानों का ये है जी, जो हमारा वे तो डाउन कर रखा है, और जो अपना है वो हाई लेवल पे कर रखा है। खाते वे दुखी सबरे किसान, अपना है
हमारा जो उसे बिल्कुल ऐसे घेर देंगे जो 2 साल में पैसा मिल रहा हो, 2 महीना में मिल रहा हो, 6 महीना में मिल रहा है, तो ये कोई वो ना है। हम तो ये कहें हमारी भी हो, सरकार की भी हो, तो बढ़िया ही रहना चाहिए, दोनों को तालमेल बढ़िया मिलना चाहिए। और जी के हम तो ये हैं जो कि जैसे लोन मिलना चाहिए, तो कोई जिम्मेदार है तो सब गरीब ही जिम्मेदार है, तो उसको कुछ ना कुछ तो लाभ मिलना चाहिए। तो इससे यही है उम्मीद हमें तो, भाई बजट आवे वे हमें भी दें, आप भी लें, हमारा सब्सिडी से खाद मिले, बीज मिले, टाइम पे मिले, खाद है, बीज है, तेल है, ये सब किसानों के ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टरन का जो कृषि पे पहले ट्रैक्टर मिलते थे, आज वे वापस कर दिए फाइनेंस पे ट्रैक्टर। क्या नाम है आपका? नामीद है सर। बजट आ रहा है 1 फरवरी को, किसान क्या उम्मीद लगाए बैठे तुम बजट को लेकर? देखो किसानों के लिए कोई नई खुशखबरी आई निकल के जिससे किसान उभरे। एक तो किसान आए दिन ये मार पड़ी है किसानों के ऊपर, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन लगे तो किसान काफी दब चुका है। तो ऐसे उम्मीद है कि किसान सरकार ऐसे किसान के हित में सोचे जिससे किसान ऊपर उठे, ब्याज दर माफी करे, लाइट की सुविधा दे, जिससे किसान कुछ अपना। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जिस तरह से लोन अब बजट आएगा तो उनको किसानों को लोन माफ होने चाहिए, उनके कृषि यंत्र माफ होने चाहिए, खाद के बीज के जो दाम और रेट है उनमें कम होने चाहिए। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इन किसानों को कितनी राहत मिल सके बजट से। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए जितेंद्र बेनीवाल। तो किसान वर्ग भी अपने स्तर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपेक्षाएं कर रहा है और खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट जारी होना चाहिए, क्योंकि यहां पर एमएसपी को लेकर लगातार बात चल रही थी। लेकिन सरकार का रुख क्या है आप जानते हैं और लगातार हम आपको प्रमुखता से ये चीज दिखाते रहे कि किसान आक्रोशित हैं, लेकिन लगातार हम बजट को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि हर वर्ग किस तरीके से इस बजट को देख रहा है, क्या उम्मीदें हैं। और खास बात यहां पर यह है कि इकोनॉमिक सर्वे भी जारी हो गया है और लगातार हम इसी खास मुद्दे पर, इसी पहलू को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और बात रख रहे थे अमित नेहरा जी। अमित नेहरा जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने सवाल पूछा था कि सरकार का फोकस तो बजट में दिखता है, लेकिन जब आने वाले समय में यह पता लगता है कि सरकार ने तो बजट घटा दिया, चाहे खेल मिनिस्ट्री की बात हो, चाहे संस्कृति मंत्रालय की बात हो, चाहे हेल्थ रिसर्च की बात हो और इसके साथ साथ चाहे पोषण से जुड़ी योजनाओं की बात हो, तो सरकारें बजट कम कर देती हैं आगामी समय। पहले दिखाती हैं कि प्राथमिकता है, लेकिन बाद में बजट कम हो जाता है। देखिए, यस, मैं जो बात कह रहा था उसके लिए सत्र और होना चाहिए, एक सेशन इस बात का चलना चाहिए कि पिछली बार जो बजट हमने पेश किया था, जो बजट लगाया, तो उसका उपयोग कैसे हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, सबको समझना पड़ेगा, ये सिस्टम की बात है। इसमें होता क्या है अमूमन बजट में कि जैसे बजट अब अनाउंस हो गया, इसके बाद इसका नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन में मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना लग जाता है पूरा उसको होने में, भाई हमने ये कर दिया है। उसके बाद ये विभागों में जाएगा कि आपके विभाग में इतना बजट आवंटित हुआ है। विभाग फिर नीचे से अपने जो ग्राउंड से जो वर्कर हैं, उनके स्टाफर हैं, उनसे योजनाएं मांगे कि आप योजना बनाओ कि इस बजट को कैसे यूज करना है। तो ये सारा काम होते होते सितंबर अक्टूबर आ जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? भाई एक चीज को ग्राउंड पे कैसे लाया जाएगा, आप इस पैसे का उपयोग कैसे करोगे, तो वो सितंबर से अक्टूबर तक आ जाता है। उसके बाद उनकी योजना बनती है वो सारी कि हम इस पैसे का उपयोग ऐसे करेंगे। फिर वो दोबारा जाता है कि आप अपने एप्लीकेशन दें, जो लाभार्थी होंगे उनसे इनवाइट किया जाता है। तो उसमें फिर साल खत्म हो जाता है, जनवरी फरवरी आ जाती है। जैसे ही जनवरी फरवरी आ जाती है तो एक डेडलाइन हर डिपार्टमेंट के सामने आ जाती है कि 31 मार्च आने वाला है, अब ये बजट आपको खर्च करना ही करना है, नहीं तो लैप्स हो जाएगा या वापस खजाने में चला जाएगा। होता क्या है कि विभागों के पास मुश्किल से 1 से 2 महीना बचता है। उस 1-2 महीने में फिर क्या होता है कि आपको जरूरत है या नहीं, वो बेमतलब की खरीद हो जाती है। भाई अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की आपने बात की तो सोचते हैं कि भाई इतनी फुटबॉल खरीद लो, इतनी हैंडबॉल खरीद लो, इतने नेट खरीद लो, चाहे उनकी जरूरत हो या ना हो, क्योंकि उनके सामने जो लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, ये होता है कि ये लैप्स ना हो जाए बजट आपका। तो ये एक गलत परंपरा है। तो बजट
सेशन होने के बाद एक ये भी सेशन होना चाहिए कि पिछली बार जो बजट हुआ था हर मंत्रालय का, उसका उपयोग कैसे हुआ, कैसे कैसे उसका पैसा खर्च हुआ। तो उससे क्या होगा कि एक मॉरल प्रेशर बनेगा, ड्यूटी भी देंगे अधिकारी हैं, मंत्री हैं कि आपको इस तरह नहीं चलेगा। जैसे ही आप बजट अनाउंस हो उसी टाइम योजना शुरू हो जाए तो ये बात होगी। लैप्स वाली तो आपने सुनी ही होगी हर एक व्यक्ति ने कि लैप्स हो जाएगा, बजट लैप्स हो जाएगा, और उसमें क्या होता है कि फिर अनावश्यक खरीद हो जाती है। तो इन चीजों से अलग हटना होगा। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है अमित नेहरा जी, और इसको लेकर, इसी पहलू को लेकर मैं अनिल गोयल जी से सवाल पूछना चाहूंगा। अनिल गोयल जी, जब बजट को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही होती है, माहौल पूरी तरह से गर्म हो जाता है, हर वर्ग उम्मीद करता है कि बजट में एक आम आदमी के लिए सरकार का विजन दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद ये पता लगता है, रिपोर्ट सामने आती है कि जिस मंत्रालय के लिए जितना बजट आवंटित किया था वो तो सरकार ने कम कर दिया है। मसलन मैंने आपको बताया कि हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट में, चाहे खेल मंत्रालय की बात हो, हम खेलों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कई दफा जिक्र कर चुके हैं, हेल्थ रिसर्च पर हम बात करते हैं, लेकिन जीडीपी का 1.6% इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इस परंपरा को बदलने की जरूरत है? और जिस तरीके से अमित नेहरा जी ने बताया कि हमें इसके साथ साथ एक और सेशन ये चलाना चाहिए कि जो पहले वाला बजट था उसका कितना हमने देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए कितना हमने इस्तेमाल किया, कितना उपयोग हुआ, ताकि ये भी पता रहे आम जनता को कि सरकारें कितना गंभीर है आपकी योजनाओं के लिए, आपके लिए। यस जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। अनिल गोयल जी, बात रखिए। ये जी, अमित नेहरा जी ने बहुत ही प्रैक्टिकल विषय उठाया है, और निश्चित तौर पर जो सरकारें होती हैं उन सरकारों को, अगली जो सरकार आती है उनको सब चीजों को पूरा करते हुए, फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए आगे बढ़ना होता है। और आपने एक बात और देखो कि बजट के ऊपर जिस वर्ग से भी हम बात करेंगे, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे छोटा उद्योग वर्ग है या बड़े वर्ग है, सबको सिर्फ ये दिखाई देता है कि मेरे लिए ये छूट हो जाए, मेरे लिए ये काम हो जाए, मेरे लिए, सब अपनी सुविधाओं की बात करते हैं, और निश्चित तौर पर करनी भी चाहिए। लेकिन जब सरकार को, जो सिस्टम सरकार को मिला है, उस सिस्टम में धीरे धीरे सुधार होता है, एकदम सुधार नहीं हो सकता। और इस सिस्टम में सुधार होते हुए सरकार को पूरा हर क्षेत्र में काम करते हुए उसको आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन आपने ये बात, आपने आपने एक बात देखी होगी कि प्रधानमंत्री ने जनधन योजना के तहत सबके खाते खुलवाए। पहले वही जो पैसा नीचे नहीं पहुंचता था, पैसा पूरी तरीके से वहां पर पहुंचे। और इसी तरीके से बजट का भी जो इन्होंने कहा है कि जो बजट होता है, जो सिस्टम है कि उसको नीचे तक पहुंचने में समय लगता है, फिर लास्ट में बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम समय मिलने के बाद में उस समय जो परचेजिंग होती है वो उपयोगी और अनुपयोगी चीजों की परचेजिंग हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर सिस्टम में दिक्कत है, और सरकार को भी इस तरफ ध्यान दे रही है, और सरकार ध्यान देगी, ये चीजें भी ठीक होंगी, और आपको दिखाई देगा कि सरकार ने इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ करके काम करा है, और पूरी पारदर्शिता के साथ हम काम करना चाहते हैं, और देश के जो संसाधन है उन सारे संसाधनों का उपयोग करते हुए एक एक नए पैसे का सही उपयोग हो, इसकी सरकार की पूरी चिंता है। ठीक है, आदित्य मलिक जी, एमएसएमई सेक्टर को लेकर प्राथमिकता रहती है मोदी सरकार की, और बाकायदा इसके लिए मंत्रालय भी गठित कर रखा है, और बाकायदा इसके लिए एक बजट भी आवंटित होता है। लेकिन एमएसएमई सेक्टर को हम बूस्ट दें, एक ऐसा बूस्टर डोज मिले, चूंकि जीडीपी में सबसे बड़ा सहयोग भी एमएसएमई सेक्टर का भी है, तो कितना आप सरकार की सीरियसनेस देखते हैं एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने को लेकर? चाहे पिछले बजट की बात करें, हम संक्षिप्त में आप बताइएगा। देखिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार ने पहले भी कोलेटरल फ्री लोन्स वगैरह उनको बांटे थे। इनफैक्ट लास्ट फिस्कल ईयर में भी काफी सारे लोन्स बांटे गए एमएसएमईज को, और इस साल भी हमें उम्मीद है, क्योंकि इस साल एमएसएमईज आर दी वर्स्ट हिट, पैंडेमिक की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है तो एमएसएमईज को ही हुआ है। इनफैक्ट जो गैप था टॉप 500 या 1000 फर्म्स और एसएमएस के बीच में, तो गैप धीरे धीरे इंक्रीज किया है। तो सरकार की इस साल भी ये रिक्वायरमेंट रहेगी कि एमएसएमईज के अगेंस्ट इंसेंटिव प्रोवाइड करें, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करें, उनके लिए टैक्स कंसेशंस दें, उनके लिए कोलेटरल फ्री लोन से या डिस्काउंटेड रेट्स पे लोन उनको ऑफर किए जाएं। ठीक है आदित्य मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। अमित नेहरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। अनिल गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए और
भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तो सुनिए वित्त मंत्री जी की ये जो सीरीज हम चला रहे हैं ये लगातार जारी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।